नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओनली आईएएस में। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं रिपोर्ट एंड इंडाइसेस का। एंड आज की जो क्लास में हम लोग बेसिकली 4 रिपोर्ट्स में बहुत अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। उनकी A to Z हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, तीसरा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एंड चौथा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके बारे में 2016-17 को डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था दोनों बार। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। चलिए पहला डिस्कस कर लेते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दोस्तों ये निकाला जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। एंड इसमें बेसिकली क्या चीज फोकस किया जाता है दैट दुनिया भर में जितने सारे देश है ना, उन देशों के बीच में इनइक्वालिटीज कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रही है। बेसिकली वहां के पुअर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज को फोकस करके इन रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, और पिछला रिपोर्ट जो है 2019 के नवंबर को निकला था। सो ये ऐसा रिपोर्ट होता है दैट फिर 2020 के नवंबर को निकलेगा, बट अभी तक के लिए जो हमारे पास फ्रेश रिपोर्ट है उस फ्रेश रिपोर्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे। नाउ ये अगेन रिवाइज्ड वर्जन है 2018 वाले रिपोर्ट का, और वैसे ही होता है दैट जितने सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं पास्ट रिपोर्ट्स के रिवाइज्ड वर्जन्स होते हैं, या फिर उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशंस लाने होते हैं तो इन रिपोर्ट्स में लाया जाता है। इस रिपोर्ट में कुछ चीजें कैप्चर की गई है, दैट इज 101 कंट्रीज को ये रैंक करती है बेसिकली डिफरेंट इंडिकेटर्स पे। ठीक है, एंड वो इंडिकेटर्स क्या क्या है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो फोकस्ड इंडिकेटर्स है। नाउ इसको डेवलप अगर देखिएगा वो किसके द्वारा किया जाता है, ऑफ कोर्स यूएनडीपी के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है इस इंडेक्स को पूरा ठीक से डेवलप करती है। और इस रिपोर्ट के आधार पर ये भी क्लियरली मेंशन है दैट देखो भैया कोई एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसके आधार पर आप इनइक्वालिटीज या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को 100% आप मापदंड कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे डिफरेंट अदर रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस भी निकाले जाते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गिनी कोएफिशिएंट। ठीक है, जिससे क्या ये पता किया जाए दैट ओवरऑल इफेक्टिवली पॉवर्टी डिफरेंट रीजन्स में कैसा कैसा एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंट लेवल में किस किस रेंज के पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है। इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो कुछ की फाइंडिंग्स इसमें की गई हैं, जैसे दुनिया में है ना 1.3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो क्या मल्टी डायमेंशनली पुअर है ना। ध्यान दीजिएगा, मल्टी डायमेंशनली पुअर, हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं पुअर पीपल का मतलब क्या दिमाग में आता है, दैट जिसके पास पैसे कम हो है ना वही पुअर है। बट मल्टी डायमेंशनल पुअर जब हम बोल रहे हैं ना तो वो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि हेल्थ के सेक्टर में उनका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है। ठीक है, उसके बाद क्या वो अपने देश में मतलब आराम से रह पा रहे हैं, क्या काफी ज्यादा वायलेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट कंडीशंस वहां पे प्रिवेल कर रही हैं। तो ये सारे कंडीशंस जो है बेसिकली इसमें मापदंड किया जाता है, उसके बाद ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। कहा जा रहा है अगर दुनिया भर में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जहां पर एग्जिस्ट कर रही है, एक तो है सब सहारन अफ्रीकन रीजन और दूसरा है साउथ एशियन रीजन। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनको जो ऑफ कोर्स इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बहुत सारे पीछे थे, एंड एक पुश के उन लोग को एक पुश मिला दैट नहीं भैया हम लोग को दुनिया से आगे बढ़ना है। ठीक है, और उन कंट्रीज ने बहुत अच्छा काम किया पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। ठीक है, वो देश कौन कौन से है, बांग्लादेश, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, हैती, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू एंड वियतनाम। जी हाँ, यहाँ पे उन्होंने बहुत खूबसूरत मतलब सबसे अच्छा काम जो है इन 10 देशों के द्वारा किया गया है, और ये इंश्योर करने की कोशिश की दैट एसडीजी इंडेक्स में जो एक नंबर जो गोल है ना दैट हमको पॉवर्टी को हटाना है, तो उस के लिए बहुत अच्छा इन्होंने बेसिकली अपने देश में पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऐसे लिए जिससे पॉवर्टी वहां पर रिड्यूस हो सके। ठीक है, अच्छा और भी एक डेटा जो कुछ डेटा दिया हुआ है, ये सब चौंकाने वाले डेटा है, और ये डेटा इसको आप लोग डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हो अपने मेंस या फिर आंसर राइटिंग में। जैसे अंडर द एज ऑफ 10 दैट इज 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अगर देखिएगा तो हर 3 बच्चों में एक बच्चा, और अगर वही चीज अगर आप 18 से कम साल वाले बच्चों में देख लीजिएगा तो हर दूसरा बच्चा, ठीक है, ये लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है। समझ रहे हैं ना, ये जो डेटा हमने बोला है ना
ये पता है सैम्पलिंग के आधार पर निकाला गया है, जिसमें 34% ऑफ द दुनिया का चिल्ड्रन को एनालाइज किया गया है और 17.5% ऑफ एडल्ट को कवरेज किया गया है। मतलब समझिए इनमें अगर 100% अगर कवरेज कर लिया जाए तो उनका रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा, तो वो तो टाइम ही बताएगा। बट एनीवेज ये क्योंकि 34% को वर्ल्ड के चिल्ड्रंस को बेसिकली इस सर्वे में कवर किया गया था, तो एक बहुत ही मेजर प्रोपोर्शन, दैट इज अराउंड 1/3 है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देती है, देखो भैया हालत अभी दुनिया में बहुत ज्यादा खराब है। 1 adult in 6 is multi-dimensional poor, मतलब एडल्ट के बारे में अगर देखोगे तो हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति मल्टी डायमेंशनली पुअर है। वहीं अगर चिल्ड्रन के बारे में बात करें तो हर 3 बच्चों में एक बच्चा मल्टी डायमेंशनल पुअर है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, चिल्ड्रन के केस में जो है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है। क्लियरली हम इस पॉइंट से हम निकाल सकते हैं ना इसका व्याख्या। ठीक है, अच्छा पहले तो ये सब हम लोगों ने बोल ही दिया दैट सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया रीजन में जो है मल्टी डायमेंशनली पोवर्टी जो है सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है, और ये भी जो है सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है पुअर चिल्ड्रंस में, क्योंकि एडल्ट्स में जो है हर 6 में एक एडल्ट पुअर है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है, बट चिल्ड्रन में वही हर 3 में एक है। मतलब चिल्ड्रन में हर 6 में 2 है। ठीक है, वहीं पर एडल्ट में हर 6 में एक जने हैं। इसलिए इसके लिए जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो इंसिडेंस है आपका जाके बच्चों के ऊपर ज्यादा है। अफ्रीकन कंट्रीज में अगर देख लीजिएगा दोस्तों, कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज है जैसे बुर्किना फासो, चड, इथियोपिया, नाइगर, देन साउथ सुडान, सॉरी। तो यहां पर जो है ना 90% से भी ज्यादा बच्चे जो है ये मल्टी डायमेंशनली पुअर है। मतलब ये कंट्रीज ऐसे हैं जो क्या उतना ज्यादा स्टेप्स नहीं ले पा रही है पॉवर्टी को घटाने के लिए। ठीक है, ट्रेंड्स अगर देख लीजिएगा पॉवर्टी में, तो रूरल रीजन जितने भी सारे देश के हैं ना, वो वहां के बच्चे जो है ज्यादा पुअर है देन द अर्बन रीजन। मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट सरकार जो है कहीं ना कहीं रूरल रीजन में जो है उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है जितना अर्बन रीजन में दिया जा रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ये ट्रेंड जो पता किया गया है, ये अगेन वो 10 कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, इथियोपिया, हैती, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू एंड वियतनाम में बेसिकली ये सब ये इस रिपोर्ट को एनालाइज करके सामने लाया गया है। कंबोडिया, हैती, इंडिया और पेरू में जो है ना, जो पॉवर्टी रिडक्शन इन चारों कंट्रीज में देखा गया है, उतना ज्यादा पॉवर्टी रिडक्शन किसी भी दूसरे अदर देशों में नहीं देखा गया। एक्सक्यूज मी गाइस, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट इन कंट्रीज ने इस एसडीजी इंडेक्स 1 को कुछ ज्यादा ही सीरियस लिया है और कुछ ज्यादा ही अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं अपने देशों में। ठीक है, अब अगर इंडिया का सिनारियो पर से ले लीजिएगा तो इंडिया में क्या है ना दैट हमने अराउंड 27 करोड़ लोगों को, दैट इज 271 मिलियन लोगों को हम लोगों ने पॉवर्टी से बाहर निकालने में सक्षम हुए हैं बिटवीन द टाइम पीरियड 2016 एंड 2006 एंड 2016। ठीक है, ये देखिए पास्ट रिपोर्ट के मतलब जो डेटाज है ना, उस डेटाज के आधार पर ही ये एनालाइज किया गया है। अच्छा, ये कैसे की है इंडिया ने? क्योंकि इंडिया ने पॉलिसीज में काफी ज्यादा बदलाव लाई है। इंडिया ने देखा दैट किस किस सेक्टर के कारण जो है पॉवर्टी, कौन कौन सेक्टर जो है पॉवर्टी का रूट कॉज है, उस रूट कॉज में हम लोगों ने स्टेप्स लेने की कोशिश की है। जैसे कुकिंग फ्यूल, ठीक है, ये इससे हम उज्ज्वला योजना के तहत हम लोगों ने एलपीजी गैस प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। सैनिटेशन, इसमें हम लोगों ने स्वच्छ भारत इनिशिएटिव का सरकार ने इतना ज्यादा प्रमोट किया दैट हर एक घर में जो है अभी आपका शौचालय बना हुआ है। न्यूट्रिशन में हम लोग पोषण अभियान और भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है जिससे क्या न्यूट्रिशन को हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं गरीबों तक। ठीक है, बच्चों तक हम अवेलेबल करवा रहे हैं, फ्री मील प्रोवाइड करवा रहे हैं स्कूलों में। ठीक है, और एसेट्स क्रिएशन किया जा रहा है, जैसे ऑल वेदर रोड्स क्रिएट किया जा रहा है जिससे क्या लोग आराम से गांव से शहर में डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो सके। ठीक है, पहले तो ये सब एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट सरकार जो है इन सब चीजों में फोकस की। दैट देखो यही जो है मूल रीजंस है। अब अगर हमने सड़क बना दिया, ऑल वेदर रोड कनेक्शन एक गांव से शहर तक, बाई चांस अगर गांव में कोई बीमार पड़ा तो वो डायरेक्टली शहर में आ तो सकता है ना भाई। पहले तो वो चीज नहीं हो पाता था, पहले वहीं पर गांव में ही रहते थे, शहर से कोई लोग दवाई लेकर आते थे फिर खाते थे, तब तक तो देखा जाता जब बच्चा जो है उसका सांस भी नहीं चल रहा है, समझ रहे हो। तो
अभी ये सब क्योंकि एक्टिविटीज किए गए हैं तो इससे मोर्टालिटी रेट काफी ज्यादा घटाया गया है, और साथ ही साथ इनडायरेक्टली पॉवर्टी भी घटाया गया है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बहुत सारे मेडिसिन फ्री ही मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बोला जा रहा है अमंग 10 सेलेक्टेड कंट्रीज, दैट इज इंडिया और कंबोडिया जो है ना, उन्होंने अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो वैल्यूज है उसको सबसे ज्यादा फास्टेस्ट इंप्रूव करने की कोशिश की है। इंडिया और कंबोडिया, ध्यान दीजिएगा, मतलब, और इंडिया तो सबसे ज्यादा इनफैक्ट है ना, बट ज्यादा के कैटेगराइजेशन में परसेंटेज वाइज अगर देख लीजिएगा तो कैम्बोडिया हैज आल्सो डन अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन रिड्यूसिंग देयर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दैट इज प्रिवेलिंग इन देयर कंट्री, राइट। इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट वाइज कंपैरिजन कीजिएगा तो उसमें झारखंड ने काफी हद तक पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत खूबसूरत काम किया है। इनफैक्ट डिफरेंट अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में झारखंड सबसे उम्दा काम किया है। कुछ कुछ यहाँ पे डेटास भी दिए हुए जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अनटिल अनलेस आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी नहीं कर रहे हो। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इंडिया, इथियोपिया और पेरू के साथ 10 इंडिकेटर्स में बहुत खूबसूरत उन्होंने काम किया है। दैट इज न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत स्टेप्स उठाए, सैनिटेशन, चाइल्ड मोर्टालिटी, ड्रिंकिंग वाटर, देन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग रिस्पेक्टिवली काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है इंडिया में। इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल अटेंडेंस, हाउसिंग, कुकिंग फ्यूल एंड एसेट्स, इन सारे सेक्टर्स में जो है इंडिया ने इथियोपिया और पेरू के साथ मिलकर, मतलब साथ मिलकर तो नहीं, अलग अलग कंट्रीज अपने अपने लेवल में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है। और रिजल्ट ये है दैट जहां 2005-2006 को हमारे देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का प्रोपोर्शन 55% था, वहीं पर 2015-2016 को अगर ये प्रोपोर्शन देख लीजिए एकदम घट के आधा हो गया। ठीक है। तो ये नो डाउट बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है मेरे भाई, 50% रिडक्शन ऑन द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है। ये मामूली डेवलपिंग कंट्री के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जो कि इंडिया ने कर दिखाया है। ऑलराइट, सो दिस वाज इट। नेक्स्ट हम लोग जो रिपोर्ट देख लेते हैं ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। किनके द्वारा निकाला जाता है? ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है। ठीक है। तो स्पेसिफिकली देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, और 5 यूनाइटेड नेशंस रीजनल इकोनॉमिक कमीशन जो है उसको जॉइंटली इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं वार्न करती है डिफरेंट देशों को दैट भैया आपके देश में जो है ना बहुत ज्यादा किस किस सेक्टर्स में इकोनॉमिक रिस्क हमें देखने को मिल रहा है, क्या क्या रीजंस है दैट इकोनॉमिक सिचुएशन उतना ज्यादा सुधर नहीं रही है, और वो उसके फर्दर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो सकता है, स्केप्टिसिज्म जो है मल्टीलैटरलिज्म के खिलाफ बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे देख रहे हैं ना दैट देखो कहीं ना कहीं हमें पता है दैट ग्लोबलाइजेशन को हमें प्रमोट करना ही चाहिए। ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे देश देख रहे हैं दैट अरे भाई ग्लोबलाइजेशन के तहत के कारण तो हमारे अपने देश में कुछ ज्यादा हमारे जो फार्मर्स है उनको फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि दूसरे देशों के फार्मर्स के प्रोडक्ट्स को हम अपने देशों में एंट्री करने दे रहे हैं, इसलिए उनको फायदा मिल जा रहा है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म भी है कहीं ना कहीं मल्टीलैटरलिज्म के खिलाफ, इसलिए बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो क्या आपका कंजर्वेशनिस्ट पॉलिसीज अपनाते हुए हमें दिख रहे हैं। ठीक है। तो एनीवेज ये तो रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के बारे में। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू इंडिया। ठीक है। दैट इंडिया के सेक्टर में इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया है। रिपोर्ट में क्लियरली ये सजेस्ट किया गया है दैट देखो भैया इंडिया को अगर अपने इकोनॉमिक स्लोडाउन से मतलब इसको अगर मात देना है देन हमें अपने देश में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। द कॉम्बिनेशन, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे लाओगे? डिफरेंट सेक्टर में, जैसे आपको फिजिकल स्टिमुलस देने की जरूरत है। ठीक है। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट बैंक के जो लोन्स है वो सस्ते दरों पे लोगों को मिले, इसके लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी भी लूजन करनी पड़ेगी, और फाइनेंशियल सेक्टर में जहां जहां रोड ब्लॉक्स है हमारे डेवलपमेंट को लेकर उन रोड ब्लॉक्स को कंसर्न करने की जरूरत है, तभी जो है हम अपने ग्रोथ को रिकवर कर सकते हैं। बट देखो अब ये जब रिपोर्ट निकली थी तो इसमें कोरोना वायरस का एंगल इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, बट अभी कंटेम्पररी टाइम्स में अगर देखोगे चाइना में जो कोरोना वायरस आया है ना उसके कारण जो है कहीं ना कहीं दुनिया भर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है एक बड़ा स्लो डाउन देखने को मिलेगा आफ्टर द क्राइसिस ऑफ 2007-2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो है शायद 2020 वाला क्राइसिस जो है दुनिया में एक
एक बड़ा क्राइसिस हो सकता है। वो तो खैर रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा, तो इस सेक्टर में लेकिन आप अपने आप को अपडेट करते रहना करंट अफेयर के साथ, ठीक है। ओके, इंडिया में देखो मतलब 2018 और 19 का कंपैरिजन अगर करो तो नो डाउट ग्रोथ में शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला फ्रॉम 6.8% टू 5.7%। और अभी तो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी बोल रही है दैट ये जो परसेंटेज है 2020 में और भी घट सकता है। देखो क्या होता है। द रिपोर्ट्स आल्सो इंडिकेटेड दैट इंडिया जो है वो अमंग द फ्यू कंट्रीज हो सकता है ना, जहां पर 2020 में अगर पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ देखिएगा तो वो एक्सीड कर सकता है 4% के दायरे पे, ठीक है। बट इसके लिए इंडिया को बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है, और वो स्टेप्स जैसे कि हम लोगों ने बोला स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की जरूरत है। कुछ डिफरेंट अदर फाइंडिंग्स भी इसमें किए गए हैं दुनिया के पर्सपेक्टिव में। जैसे बोला गया है दुनिया का अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन देख लीजिएगा तो वो है ईस्ट एशिया, जिसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसे रीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रीजन जो है ना ऑन एन एवरेज दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल ग्रोथ में, ठीक है। अच्छा, दूसरा इन्होंने बोला है फाइंडिंग्स में क्लियरली लिखा हुआ है दैट लार्ज इमर्जिंग कंट्रीज अगर देख लीजिएगा ना, वहां पर अगर ग्रोथ देख लीजिएगा तो जैसे ब्राजील, इंडिया, मेक्सिको, रशिया, टर्की, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है 2020 में they might probably get their economic momentum, ठीक है। बट उसमें भी अभी शक का कहीं ना कहीं क्लाउड्स मंडरा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो है कहीं ना कहीं दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन हमें देखने को मिल रहा है। एनीवेज, नेक्स्ट इज देयर इज शिफ्ट इन ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजन पावर। देखिए पहले क्या होता था ना, दुनिया भर में डिसीजन मेकिंग पावर जो है बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूरोपियन यूनियन, यूएस और जितने सारे डेवलप्ड कंट्रीज है उनके द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। बट अभी देखा जा रहा है क्योंकि चाइना का जब से राइज हो रहा है, चाइना जैसे कंट्रीज, इंडिया, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज है दैट हम लोग जो है अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले जो हम लोग निर्भर होते थे ना वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, वो निर्भरता कहीं ना कहीं बहुत हद तक घट रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, दैट ग्लोबल कोऑपरेशन मैकेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट कर रही है। पहले था वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर ज्यादा इंक्लाइंड था, अभी जो है ये शिफ्ट करके कहीं ना कहीं ईस्टर्न एशियन रीजन्स में हमें ज्यादातर देखने को मिल रहा है। नाउ पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा था दैट 2020 में जो है ना 1 in 5 कंट्रीज विल सी पर कैपिटा इनकम टू स्टैग्नेट। ऐसा कहा जा रहा है दैट स्टैग्नेट बहुत सारे रीजन्स पे स्टैग्नेट रहेगा, है ना। अब देखते हैं, वो तो अगेन जैसे कि मैंने बोला कोरोना वायरस के इम्पैक्ट्स के बारे में अभी बहुत ज्यादा नए नए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आने बाकी है, तो शायद बहुत कुछ इस रिपोर्ट्स में भी चेंजेस हो सकता है जो कि हम नॉर्मल एनालाइज कर सकते हैं। पॉवर्टी रिडक्शन के सेक्टर में अगर देख लीजिएगा, ठीक है, तो वैसे शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहा है ना, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है स्टेडीली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। पास्ट फ्यू अगर डिकेड्स देख लीजिएगा 1990 से आप 2000, फिर 2000 से आप 2010, ठीक है। तो पास्ट फ्यू डिकेड्स अगर देख लीजिएगा तो ये जो है ना, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में पहले लोग रहते थे वो लेकिन धीरे धीरे घट रहे हैं, जो कि अगेन घटेगा यार, क्योंकि सारे देश डेवलप कर रहे हैं या फिर डेवलपिंग स्टेजेस में। इंडिया, चाइना बहुत तगड़े तरीके से ये लोग डेवलप कर रही है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अपने देश में जो पॉवर्टी पहले एग्जिस्ट कर रही थी ये लोग घटाने की कोशिश करेंगे ही। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट भी यहाँ पे एनालाइज किया गया है दैट देखो भैया क्लाइमेट चेंज का जो है ना इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक वन ऑफ द सीरियस और ग्रोइंग थ्रेट है, जिसके कारण जो है दुनिया में हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को जो है ये कुछ घात लगा सकती है। दैट इज इनके कारण जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है वो चेंजेस हो सकते हैं, वो जो है थोड़ा कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो सकते हैं। अच्छा, इस लिंक को तोड़ने का जो यहाँ पे आपका जाके तोड़ बताया गया है वो ये बताया गया है, देखो भैया ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है ना उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत एक मेजर योगदान है। क्योंकि देखो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो लोग जो काम करते हैं ना वो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं। क्योंकि सोचो एक साल में ही अगर ऑन एन एवरेज अगर आपका 1 डिग्री भी बढ़ गया ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। लोग ठीक से काम कर नहीं सकते हैं, लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी घट जाता है,
ठीक है। तो इसीलिए यहां पे लिंक बोला गया है दैट देखो भैया ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ जो है डायरेक्टली लिंक किया हुआ है, ठीक है। और ये जो फैक्टर है ना ये बढ़ती रह रही है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती रह रही है, इसलिए आने वाले समय में जो है लेबर प्रोडक्टिविटी घटती रहेगी और इससे लॉन्ग टर्म में अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है हमारे ग्लोबल इकोनॉमी को। कुछ कुछ रोड्स ब्लॉक के भी बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। और वो जैसे रोड ब्लॉक है प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस इन ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, और इम्पैक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एनीवेज देखो ये जब अगेन जैसे कि मैंने बोला ना ये बहुत ज्यादा डायनामिक चेंजेस यहाँ पे मतलब डायनामिक चीजें हैं जो कि ऑफ कोर्स पहले का जो अनुमान लगाया गया है वो शायद कुछ अलग अलग फैक्टर्स में रहेंगे, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही पहले थी, बट अभी क्योंकि अचानक से बहुत सारे एक्टिविटीज जैसे कोरोना वायरस जो कि अटैक कर रही है आपका जाके चाइना में, उसके कारण भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। अब जब हम रिपोर्ट का बात कर रहे हैं तो यूएनसीटीएडी के बारे में क्यों नहीं बात करें, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में, जिसका मेन एम था दैट एक फ्रेंडली इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया जा सके इन डेवलपिंग कंट्रीज, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है आने वाले समय में अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी से कैसे अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर सके। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है, एंड डिफरेंट अदर रिपोर्ट जो कि यूएनसीटीएडी के द्वारा निकाला जाता है, जो कि ऑफ कोर्स आपके प्रीलिम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, then world investment report, least developed countries report, information and economy report, technology and innovation report, and commodities and development report। और मैं चाहता हूं that वो आप अपने नोट्स कॉपी में इसको जरूर से लिख लें। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और ये जो रिलीज किया जाता है ना ये रिपोर्ट, वो मार्च 20 हर साल इसी डेट को रिलीज किया जाता है, ठीक है। मतलब 2020 वाला जब रिपोर्ट आएगा मार्च 20 को, तो तब लेकिन आप अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2019 का पुराना साल वाला रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा आप पूछेगा ठीक है मार्च 20 को ही क्यों निकाला जाता है भाई, क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ने 2012 को ये माना था दैट हम जो है मार्च 20 को सेलिब्रेट करेंगे एज अ वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, राइट। इसीलिए इसको इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ओके। दिस इज यूनाइटेड नेशंस 7th एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। जी हाँ, इससे पहले जो है ना 6 एनुअल रिपोर्ट्स ऑलरेडी निकाली जा चुकी थी, ठीक है। और ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया के 156 कंट्रीज को रैंक किया जाता है दैट उनके सिटीजन से बेसिकली सर्वे किया जाता है दैट बताइए आपको कितना हैप्पीनेस फील होता है अपने देश पे, ठीक है। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है दैट द फोकस ऑफ द रिपोर्ट जो है वो है हैप्पीनेस एंड कम्युनिटी, दैट इज वहां के जो कम्युनिटीज के लोग जो रह रहे हैं उनको कैसा चेंजेस महसूस हो रहा है, वो कितना हैप्पीली अपने देश में आराम से रह पाते हैं, वहां उस देश का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा डेवलप है, ओवरऑल गवर्नेंस का उनके नॉर्मल जनजाति के ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ जो है आपका जाके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के आधार पर निकाला जाता है। 6 की वेरिएबल्स के आधार पर इसको रिपोर्ट का मापदंड को एनालाइज किया जाता है, और वो की वेरिएबल्स क्या क्या है, इनकम, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, दैट इज ऑफ कोर्स कितने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं लोग, है ना, आपका फ्रीडम कितना है, आप अपने लाइफ में कितना आसानी से अपने कोई भी चीजों को चॉइस कर सकते हो, आपकी कितनी आजादी मिली हुई है। ट्रस्ट, इसको आप एक सोशल कैपिटल के आधार पर भी इंक्लूड कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर मैं ट्रस्ट का आपको एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा तो आप ये बोल सकते हो दैट आपको अपने सरकार के ऊपर कितना ट्रस्ट है, ठीक है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सरकार क्या क्या हेल्थ सेक्टर में इतने ज़्यादा प्रावधान या फिर इतने ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रही है जिससे क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी देश में बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स सोशल सपोर्ट, दैट इज सोशल कैपिटल भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एंड जेनरोसिटी। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं जिसके आधार पर जो डिफरेंट कंट्रीज को रैंक किया जाता है, ठीक है। नाउ एक पोल कैरी आउट किया जाता है जिसको कहते हैं गलप वर्ल्ड पोल,
है ना, ये शायद अगर पूछेगा तो ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा दैट किस पोल के आधार पर डिफरेंट कंट्रीज के हैप्पीनेस रिपोर्ट को आकलन किया जाता है, ठीक है। तो वो पोल का नाम है गैलप वर्ल्ड पोल, ठीक है। चलो अब इसमें फाइंडिंग्स क्या क्या है भाई। फाइंडिंग्स किए गए हैं दैट ओवरऑल अगर देख लीजिएगा तो वर्ल्ड का हैप्पीनेस जो है ना पास्ट फ्यू इयर्स के आधार पर लेकिन गिर रहा है धीरे धीरे। जी हाँ। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें तो 2019 को इंडिया का रैंक है 140, जो क्या खराब है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, क्योंकि 2018 को हमारा रैंकिंग था 133, ठीक है। अच्छा, ये क्यों रैंकिंग में हम पीछे क्यों गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है हमारे देश में जो लोगों के बीच में नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे वरी, है ना, चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसका एक मेन फैक्टर आप बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एक मेन फैक्टर है, सैडनेस, लोग काफी ज्यादा दुखी रह रहे हैं, लोगों को गुस्सा काफी ज्यादा आता है। तो ये सब कुछ कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर ही, आई मीन जो सर्वे किया गया था उसके आधार पर ही ये कंक्लूजन्स निकाला गया है। India is featured in 5 countries that has the largest drop since 2008। मतलब जैसे यमन ले लो, सीरिया ले लो, बोस्वाना, वेनेजुएला और इंडिया, ठीक है। ये ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने रैंक में काफी ज्यादा गिरावट देखा है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो इन कंट्रीज के साथ भी अभी हमें कंपैरिजन करना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस लिस्ट को टॉप किया गया है भाई ऑफ कोर्स नॉर्वेगियन कंट्रीज ही ज्यादातर जो भी रैंक्स होते हैं, जो भी इंडेक्सेस होते हैं और अच्छे अच्छे जो इंडेक्स होते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स, उनमें टॉप करती है। जैसे इसमें भी टॉप किया गया फिनलैंड के द्वारा, ठीक है। और डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, नीदरलैंड, ये सब कंट्रीज ही टॉप रैंक्स में एग्जिस्ट करते हैं। अमंग इंडिया में भी इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज में अगर देख लीजिएगा तो पाकिस्तान का रैंक हमसे बहुत आगे भैया 67। बताओ, पाकिस्तान से भी हम इतने पीछे हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन अगर आ गया ना, देखो ये क्वेश्चन लेकिन बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दैट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, बताओ ये कौन निकाला जाता है, ठीक है। तो पहला तो आपका आ गया दैट हाँ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, ठीक है। दूसरा वाला ये आपको बोल सकता है दैट देखो भैया पाकिस्तान का रैंक जो है वो इंडिया से पीछे है। तो आप बोलोगे हाँ भाई सब में तो पाकिस्तान पीछे ही रहता है, इसमें भी शायद पीछे ही रहेगा। नहीं भैया, देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस का आकलन करोगे तो पाकिस्तान हमसे बहुत ज्यादा आगे है, बांग्लादेश हमसे आगे है, भूटान हमसे आगे है, श्रीलंका भी हमसे बहुत ज्यादा आगे है। बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, 130 है, बट स्टिल यू नो आगे तो है। चाइना का रैंक 93rd है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ये भी बोला गया है दैट कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनका रैंक बहुत ज्यादा खराब है और उसका रीजन है दैट वो रीजन में जो है काफी ज्यादा यू नो सिचुएशन उतना ज्यादा काम सिचुएशन नहीं है, दैट इज वार टोन रीजन है। जैसे देख लो साउथ सुडान, ठीक है, अफगानिस्तान ले लो, रवांडा, तंजानिया, है ना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इनका रैंक जो है काफी ज्यादा पीछे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का जिसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाला जाता है, तो इनके बारे में भी देख ले दैट इसको जो है ना SDSN दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क को लॉन्च किया गया था 2012 को। इसका मेन एम था दैट कैसे ग्लोबल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज को मोबिलाइज किया जा सके, जिससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को के रैंक उसके जो एम्बिशंस को अचीव करने के लिए कौन कौन से सोशल फैक्टर्स रुकावट बन रहे हैं, उन सोशल फैक्टर्स को बेसिकली कंसर्न करना इनका काम था। इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल और SDSN दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और बर्टलेसमैन स्टीफन, ठीक है, वो दोनों मिलकर पब्लिश करती है एनुअल SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट। 2016 से ही इनके द्वारा ये सारे रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने ऑलरेडी जैसे कि मैंने बोला 2016-17 दोनों साल क्वेश्चन इसमें पूछ लिया था। एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था दैट बताओ भैया वर्ल्ड जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा निकाला जाता है। तो ये तो खैर बहुत ज्यादा बच्चा वाला क्वेश्चन था, बट दूसरे साल वाला क्वेश्चन थोड़ा हटके था, जिसमें दिया हुआ था दैट वर्ल्ड बैंक जो कौन कौन से इंडिकेटर्स के आधार पर ये रिपोर्ट निकालती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इस आने वाले स्लाइड्स में हम लोग इसमें देख लेंगे। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली रिलीज किया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है। नाउ ये जो है ना 10 डायमेंशंस को कवर करती है ना, 10 डायमेंशंस को कवर करती है डिफरेंट कंट्रीज में और पास्ट एक साल का ये रिकॉर्ड देखती है।
इस रिपोर्ट के आधार पर जो है न्यूजीलैंड ने पहला रैंक अपना मेंटेन किया है और सोमालिया का रैंक जो है सबसे पीछे है, दैट इज 190th रैंक। इंडिया का अगर रैंक देखोगे तो इंडिया का रैंक जो है 2014 से ही काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको ये डेटा भी दिखाना चाहूंगा। देखो 2014 को जहां पर हमारा रैंक 134 था, है ना, 2015 को, 2016 को, 2017 को, 18 को, 19 को, देख रहे हो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। देखो यहाँ पर सिर्फ स्टैग्नेंट है, ठीक है, 131 131, उसके बाद से बढ़ा है, ठीक है, बढ़ा है ना। तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये चीज जरूर आपको ध्यान रखना है। और अभी जो लेटेस्ट है उसके आधार पर हमारा 63rd रिपोर्ट है, जो क्या इसके बाद वाला आएगा, एक बबल आएगा जिसमें 63rd रिपोर्ट है, माना ये है, ठीक है। तो 10 इंडिकेटर्स को जो है बेसिकली काउंट किया जाता है और उसमें भी स्कोर डाला जाता है। आउट ऑफ 100 ही जो है डिफरेंट कंट्रीज के स्कोर को नामांकन किया जाता है। पिछले साल जो है, इस साल जो है हमारा जो हम लोग पॉइंटर वाइज जो हम लोगों ने स्कोर किया था, ठीक है, वो था 67.23, ठीक है, ये वाला। बट अभी जो हम लोग 63rd रैंक लाया है ना, उसमें हमारा पॉइंट वाइज जो स्कोर है वो है 71.0, राइट। तो इसी एंगल से हम लोगों ने इंप्रूव किया है। इंडिया तीसरा कंसेक्यूटिव साल में ऐसा देखा गया है, द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर्स में इंडिया ने अमंग द 10 इकोनॉमीज जो है ना, हमारा इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा ह्यूज देखने को मिला है, ठीक है। मतलब दुनिया में और भी ऐसे देश 10 इकोनॉमीज है जिन्होंने अपने रैंक में इंप्रूवमेंट लाया है, तो वैसे हम लोगों ने भी लाया है, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन से 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे इंडिया का ये रैंकिंग निकाला जाता है वो क्लियरली यहाँ पर है। पहला है स्टार्टिंग ए बिजनेस, दैट इज इंडिया ने अपने देश में जो है ना, पहले हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने में काफी ज्यादा जो है लाइसेंस राज था, ठीक है, काफी ज्यादा रेगुलेशंस थे। उन रेगुलेशंस को बहुत हद तक ईज करने की कोशिश की है, ठीक है। वैसे भी अभी भी ऐसे जब भी इसका क्रिटिसिज्म आपको लिखना हो तो आप बोल सकते हैं दैट बहुत सारे ऐसे अभी भी रोड ब्लॉक्स है, रेस्ट्रिक्शंस है जिन पे हमें काम करने की जरूरत है, बट स्टिल हमने बहुत काम किया है, इसलिए अभी हमारा रैंकिंग भी सुधरा है, ठीक है, ओके। दूसरा जो फैक्टर है, पैरामीटर जिसके बेसिस पे इंडिया का रैंकिंग बहुत अच्छा हुआ है, इंप्रूव हुआ है, वो है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। दैट इज, अगर कंस्ट्रक्शन परमिट के रिलेटेड देखिएगा तो पहले अगेन ये भी सेक्टर जो है काफी ज्यादा लेथार्जिक था, बहुत लेट से परमिट्स अवेलेबल किए जाते थे, बट अभी जो है परमिट्स रिस्पेक्टिवली पहले से काफी ज्यादा फास्टर रेट से अवेलेबल होते हैं। तीसरा फैक्टर जहां पे इंडिया ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है वो है ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, है ना। और ये कैसे हुआ है? आफ्टर द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट से कोशिश की है सरकार ने दैट एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कैसे फास्ट ट्रैक किया जाए डिफरेंट ट्रेड्स जो कि अक्रॉस द बॉर्डर कैरी आउट किए जाते हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, ठीक है, और कैसे हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को ईज तरीके से बनाया जा सके। चौथा जो फैक्टर है जहां पे इंडिया ने काफी अच्छा काम किया और इंप्रूव किया है वो है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। ये कब से हुआ है? जब से हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया है, तब से जितने सारे इंसॉल्वेंट के केसेस, इंसॉल्वेंसी के केसेस एग्जिस्ट कर रहे थे डिफरेंट आपके जाके जुडिशरी में, वो काफी हद तक घटाया गया है, ठीक है। अच्छा, साउथ एशियन इकोनॉमी का अगर बात की जाए तो साउथ एशियन में जितने सारे इकोनॉमी है वहां पर लेकिन इंडिया का पोजीशन बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। बट वहीं पर 2014 को अगर देखिएगा तो ये पोजीशन हमारा 6th था, कितने पीछे थे, बट अभी हम लोग फर्स्ट में लीड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अमंग द साउथ एशियन इकोनॉमीज, जितने सारे साउथ एशियन इकोनॉमीज है, फर्स्ट पोजीशन इंडिया के द्वारा लीड किया जा रहा है। अच्छा, ये तो हम लोग को पहले ही बोल दिया। वर्ल्ड बैंक विल नाउ इंक्लूड कोलकाता एंड बेंगलुरु। देखो अभी तक जो हम लोगों ने का जो रिपोर्ट एनालाइज किया जाता है ना, वो दिल्ली और मुंबई के आधार पर ही किया जाता है, ठीक है। दिल्ली और मुंबई में ही डिफरेंट इंडिकेटर्स के रैंकिंग्स को आधार बनाया जाता है। बट अब से वर्ल्ड बैंक ने बोला है देखो भैया, हम जो है डिफरेंट अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कोलकाता और बेंगलुरु को भी इंक्लूड करेंगे, और ओवरऑल हम तब देखेंगे दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का एक होलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पता चले दैट किस किस रीजन में ओवरऑल पूरा इंडिया में कैसा है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, नॉट मियरली कंसंट्रेटिंग टू दिल्ली एंड मुंबई। ऑलराइट,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 को, और ये प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिवली ये मेजर करती है बिजनेस रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट 190 कंट्रीज में, जिसमें क्या मैंने पहले ही आपको बता दिया। और ये जो परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज 10 पैरामीटर्स के बेसिस पे आकलन किया जाता है। वो 10 पैरामीटर है। पहला, स्टार्टिंग ए बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिकल अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। होता है ना, जैसे कोई भी अगर सेक्टर में, अगर सोचो मैंने आईपीओ जारी किया अपने कंपनी का, ठीक है, और डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं। जैसे एक जन शेयर होल्डर है 30% का है, मेरे पास है 40%, कितना हो गया 70%, और बाकी जितने सारे शेयर होल्डर है, एक का 5% है, एक का 2% है, एक का 3% है, एक का 4% है, ऐसे टाइप है। तो ये लोग जो हो गए ना, ये लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो गए। समझ रहे हो बात? अब कोई भी कंपनीज में माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी तो प्रोटेक्ट करना है भाई। हम अगर ये दोनों स्टेक होल्डर ही अगर आपस में मिलकर डिसीजन ले ले तो कैसे चलेगा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी जो है वो पोजीशन हमें प्रोवाइड करवाने की जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, दैट इज माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को डिफरेंट रीजन में कैसे प्रोटेक्ट करने का प्रावधान हमारे देश के सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो वो सब भी है। पेइंग टैक्सेस है ना, द ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर जो है परफॉर्मेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं इस रिपोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे इस बार बोला गया है दैट 2 और भी पैरामीटर को कंसीडर किया जाने का वाला बात है। वैसे इस पैरामीटर को भी इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, बट ऐसा बोला गया दैट इस पैरामीटर को भी कंसीडर किया जाएगा। दैट इज वो पहला पैरामीटर है दैट एम्प्लॉइंग वर्कर और कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट, ठीक है। बट ऐसे जैसे मैंने पहले बोला, इसको इंक्लूड किया जाएगा, बट इसको स्कोर और रैंकिंग बैठाने में हम इंक्लूड अभी नहीं करेंगे। इसको ऐसा अलग से इंक्लूड सिर्फ किया जाएगा दैट हाँ भैया, एम्प्लॉइंग वर्कर्स के सेक्टर में और कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट के सेक्टर में क्या क्या रैंक है, बट इसको एज सच फाइनल रिपोर्ट में फाइनल स्कोर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना रिपोर्ट, वो रैंक करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्लोर, डिस्टेंस टू फ्रंटियर। ये क्या होता है भाई? जैसे ये एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे सोच लो यूएसए, ठीक है, और इंडिया। इंडिया का अगर हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस टू फ्रंटियर है 75, तो इसका मतलब क्या हुआ दैट अगर यूएसए टॉप पोजीशन में है ना, मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट देखो भैया, यूएसए में जो है इंडिया का पोजीशन, हम अभी हमने नहीं बोला कितना पोजीशन है, नहीं ये नहीं बोला है, हम बोल रहे हैं यूएसए जो कि टॉप में है उसके कंपैरेटिवली जो है डिस्टेंस टू फ्रंटियर इंडिया का है 75। मतलब इंडिया को और भी 25% या फिर 25 पॉइंट्स जो क्या यूएसए के कंपैरेटिवली हम लोग पीछे चल रहे हैं, ठीक है। आइडियल कंडीशन में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ये परसेंटाइल वाला कंडीशन हो रहा है। समझ रहे हो बात? दैट इज अगर जो टॉप है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसके कंपैरेटिवली अगर देख लीजिएगा तो इंडिया को और भी 25 पॉइंट्स आगे बढ़ने पड़ेंगे। उसी को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस टू फ्रंटियर, ठीक है। तो ये चीज क्लियरली, यही चीज समझाया गया है इतने बड़े बड़े अक्षरों पे अगेन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन गाइस। इसी के साथ साथ ये एमसीक्यू मैं चाहता हूं आप लोग जरूर से सॉल्व करें, ठीक है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समटाइम्स सीन इन न्यूज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 1 and 2। इस दोनों स्टेटमेंट्स को आपको एनालाइज करना है और बताना है कौन सा सही है। एज पर इंडेक्स, मतलब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर 1.3 मिलियन पीपल जो है दुनिया में, दे आर स्टिल मल्टी डायमेंशनली पुअर। ये पहला स्टेटमेंट है आपका। दूसरा स्टेटमेंट है इट मींस दैट पॉवर्टी इज डिफाइंड ओनली बाय इनकम, ठीक है। दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब ये होता है दैट पॉवर्टी को जो है वो डिफाइन किया जाता है बाय इनकम ही, बस सिर्फ इनकम। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ नन, है ना। आप कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आंसर लिखें, हमारी टीम आपको डायरेक्ट राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख कर दे देगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।